सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। यू वीर वेलकम टू स्टेल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही सिंपल सी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोली गई यार यहाँ पर। जिंदगी में अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि जिस मुकाम पर आप लोग पहुंचेंगे उस मुकाम पर आप लोग अच्छे से अपने आप को बनाकर रख सकें, तो सबसे पहले जिस सिचुएशन में आप लोग हैं उस सिचुएशन को, उस पोजीशन को, उस जिंदगी को, उस माहौल को एंजॉय करना आप लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा और उसको कम से कम झेलना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। जरा सी देर में कोई स्ट्रेस आया और आप लोग इरिटेट होकर बैठ गए और लगा कि जिंदगी बस खत्म हो गई। अगर यहां पर आप लोग स्ट्रेस नहीं संभाल पा रहे हैं, जब आप लोग की खुद को संभालने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि मुझे बस अपने आप को संभालना है, जब उस चीज को, उस इंसान को, उस सिचुएशन को आप लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, जब अकेली एक सिचुएशन है और आप लोग अकेले उसमें खड़े हुए हैं, तो कल को चलकर अगर एक पोस्ट पर आप लोग बैठोगे तो कितनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसी के साथ में उस पोस्ट पर बैठते आप लोगों की शादी हो चुकी होगी तो परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, माँ बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आगे थोड़ा सा और बढ़ोगे तो बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी और आगे थोड़ा सा और बढ़ोगे तो एक तरीके से पूरे परिवार के मुखिया आप लोग होगे, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके साथ में आप लोगों की जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके साथ में एक समाज में इज्जत बेइज्जती वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो आज के डेट में ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो उस टाइम पर आप लोग अपने आप को कैसे थामोगे? अगर आज की डेट में आप लोग अपने आप को अकेले को नहीं थाम पा रहे हो तो यार जिंदगी में सबसे पहले अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पर फोकस करना स्टार्ट करो। अगर इसको आप लोगों ने थामना सीख लिया तो फिर यार ये ना सीढ़ी होती है, जैसे जैसे एक सीढ़ी खत्म होगी दूसरी पैर जाता है, फिर तीसरी, और ऐसे ऐसे रास्ता जो होता है कंप्लीट होता रहता है और इंसान अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। सेम सिचुएशन आप लोगों को जीनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, समझनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, आज की जिंदगी को एंजॉय करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तभी जिस पोजीशन पर आप लोग पहुंचोगे उसको संभाल पाओगे, वरना उसको भी छोड़कर भागते हुए नजर आओगे। बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी ही यहाँ पर जिस आईएएस के लिए लोग तरस रहे होते हैं उसी आईएएस की पोस्ट पर जाकर रिटेट हो जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पर करप्शन है और पता नहीं क्या क्या है। तो उन्होंने सोचा होगा कि बड़ी शानदार सी जॉब मिलने वाली है, एंजॉय करने वाले हैं। जैसा आज के दिन दिखता है ना, दुनिया भर की वीडियोस रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, आईएएस की एंट्री देखो, आईएएस ऐसा कर रहा है, आईएएस वैसा कर रहा है। रियलिटी में जॉब नहीं दिखाता है कोई, एक हीरोपंती की एक पता नहीं क्या एक अलग सी एक मुहिम चली हुई है यूट्यूब पे कि इनकी एंट्री दिखानी है आईएएस की। मतलब ये दिखाओ ना कि काम कैसे करना है ऑफिसर, ठीक है, उससे सोसाइटी पर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, ताकि उसको देखकर लोग जो है वहां पर उस पोस्ट पर जाए। और ये ऐसी सी चीजें दिखाने से क्या हो रहा है, ऐसी सी चीजें दिखाने से नॉर्मली कि लोग जो होते हैं उनको हाइपोथेटिकल चीजें ज्यादा दिखाई दे रही है, जिस काम को करने के लिए वहां पर इंसान बैठा है वो नहीं दिखाई दे रही है। तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। तो जिंदगी में हमेशा चीजों की प्रैक्टिकलिटी को समझा करो और ये एक सफर है, इस सफर को एंजॉय करोगे तो मंजिल जो है वो शानदार लगेगी, वरना अगर सफर ही एंजॉय नहीं करोगे तो मंजिल जो है वो बड़ी ही खतरनाक आप लोगों को लगने वाली है। तो ये चीजें आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जिस जगह पर हो उस जगह को एंजॉय करना स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो जगजीवन राम जी की तरह आप लोगों को जीना पड़ेगा। अच्छा उदाहरण है, बड़ा सटीक उदाहरण है। अपनी करियर में इतनी शानदार तरीके परफॉर्मेंस देना तो आप लोग यहां से भी कुछ सीख सकते हैं। कई सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं, आप लोग अच्छे से कई सारी चीजें समझ भी पाओगे। बेसिकली क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सामने, इन क्वेश्चन को आप लोगों को एंजॉय करना है, आंसर देने, और पूरे वीक में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका एक ओवरव्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसका एक रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा और इससे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस यहीं से निकल कर आता है। ये कहते हैं कि सर पढ़ रहे हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये वाला काम नहीं करते हो, अगर ये वाला काम करना स्टार्ट कर दोगे तो कॉन्फिडेंस भी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं एक एक कर चीजों को आप लोग तब अच्छे से समझ पाओगे। क्या बात यहाँ पर की जा रही है, एक एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर देना है, वीडियो को पॉज कर उसके बाद में आगे बढ़ना है। जगजीवन जी के रेफरेंस के बारे में 3 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने और बोला गया कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, ये आप लोग को बताना है। बोला गया कि ये यंगेस्ट मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी की जब इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके अंदर में। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर में यहाँ पर अगर बात करें जिसने हमारा संविधान बनाया उस असेंबली के बारे में बात की जा रही है, उसके अंदर में इनके द्वारा इंश्योर किया गया सोशल जस्टिस जो है उसको संविधान के अंदर में अच्छे से पिरोया जाए, यानी कि वो पार्ट होना चाहिए। और काफी बड़ा ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि 1971 की वॉर के टाइम पर हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो क्या ये हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर थे? अगर सही आंसर की बात की जाए तो क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2 सही है, बी में बोला गया 2 and 3 सही है, सी में बोला गया 1 and 3 सही है और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ए बी सी डी में सही आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा और उसके बाद में आंसर देखिएगा, ठीक है। कर लिया पॉज, दे दिया आंसर, अब आगे बढ़ता हूं। एक एक पॉइंट आप लोगों को बताता हूं। जगजीवन राम जी जो थे 5 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था और 6 जुलाई को बेसिकली हमारे बीच से अलविदा कह गए थे। बाबूजी के नाम से इनको पुकारा जाता है। सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये तो इनका बेसिक इंट्रोडक्शन है यहाँ पर अगर बात की जाए।
अगर एक इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर, अगर सबसे लंबा करियर किसी का रहा है एक तरीके से बीइंग ए लेजिस्लेटर, यानी कि एक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर में सबसे लंबे समय तक अगर कोई बात करें यहाँ पर, कोई इंसान आज तक रहा है जिसने इतने लंबे समय तक जिंदगी जो पार्लियामेंट में बिताई है, तो वो यही थे। 30 साल तक लगभग अगर बात करें यहाँ पर, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर रहे, और इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज इनके पास में आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकर इंतरिम गवर्नमेंट से और लास्ट तक का यहाँ पर ये एक तरीके से शानदार तरीके से इनके द्वारा अपनी परफॉर्मेंस देगी। इवन एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर। इसी के साथ में डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर 1971 की वॉर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी उम्दा किस्म की पर्सनैलिटी थे जो कि इतने लंबे समय तक लोगों की सेवा करते हुए अपनी जिंदगी जो है वो न्योछावर कर गए। तो इसलिए इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है यहाँ पर, तो आंसर डी हो गया, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक है उसको अच्छे से आप लोग कवर करना है बिल्कुल इस तरीके से, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में न रहे उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैप बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। बात क्या की जा रही है, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज के बारे में बात की जा रही है, और बन क्या सकता है, ये ऑलरेडी यूपीएससी में 2016 में पूछा गया है। बोला गया कि इनको मैच करके बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। तो क्या क्या बात बोली गई, तो कम्युनिटीज के बारे में बात की जा रही है, और कौन से देश से रिलेटेड है उसके बारे में बात की जा रही है। कुर्द कम्युनिटी बांग्लादेश से रिलेटेड है, मधेसी कम्युनिटी नेपाल से रिलेटेड है, रोहिंग्या कम्युनिटी म्यांमार से रिलेटेड है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए में बोला गया है 1 और 2 सही है, बी में बोला गया 2 और 3 सही है, सी बोला गया 2 बी में बोला गया 2 सही है ओनली, सी में बोला गया 2 और 3 सही है, और डी में बोला गया ओनली 3 सही है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा अगर इसके बारे में बात करूं, तो ये क्वेश्चन मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था जब डेली डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर कुर्द कम्युनिटी के बारे में पहले अगर बात करूं तो मैंने आप लोगों को कुर्दिस्तान बताया था। कुर्दिस्तान कहां पर है, यहाँ पर ये आप लोगों को ब्लैक सी देखने को मिलेगा, यहाँ पर इधर कैस्पियन सी देखने को मिलेगा। इधर आप लोग अगर आएंगे तो तुर्की हो गया, ये अर्मीनिया हो गया, ये यहाँ पर सीरिया हो गया, इराक हो गया और ईरान हो गया। तो सीरिया, इराक, ईरान, अर्मीनिया, तुर्की, इन कंट्री के कुछ थोड़े थोड़े एरिया मिलाकर एक पर्टिकुलर एरिया बनता है जिसको बोलते हैं कुर्दिस्तान। ये कुर्द कम्युनिटी के रहने का एरिया है जहां पर कुर्द कम्युनिटी जो है वो पाई जाती है। ये वही कम्युनिटी है जब सीरिया के अंदर में यूएस से लड़ाई लड़ रहा था तो उस टाइम पर यूएसए की सपोर्ट कर रही थी, और जैसे ही यूएसए यहां से छोड़ के गया तुर्की ने बोला कि इनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा यहाँ से, और इनको यहाँ पर हम लोग टिकने नहीं देंगे, इनको भगा देंगे। तो यूएसए ने बोला कि जबान संभाल के बात करना, ये हमारे दोस्त हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि कुर्द का बांग्लादेश से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। पहली स्टेटमेंट गलत होगी तो इसका मतलब ये तो नहीं है। दूसरा, मधेसी कम्युनिटी नेपाल के अंदर में, आप लोगों ने नॉर्मली अगर बात करें कई बार यहाँ पर ये चीज देखी होंगे, जब भी आप लोगों को नेपाल के बारे में पढ़ा है तो मैंने नेपाल का मैप दिखाते हुए आप लोगों को हमेशा एक बात जरूर बोली है कि आज की डेट में जो इंडिया और नेपाल के मैप पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये याद रखिएगा वेस्ट बंगाल भी नेपाल को टच करता है, और सिक्किम। तो ये जो नीचे वाला एरिया पाया जाता है, मैंने कई बार बोला है कि यहाँ पर जो है वो मधेसी कम्युनिटी पाई जाती है, और इंडिया के साथ में उनके काफी अच्छे खासे रिलेशन है। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि जब पाकिस्तान जब यहाँ पर नेपाल के लीडर हमारे देश में आते हैं तो तभी भी ये न्यूज में आ जाता है। तो मधेसी कम्युनिटी का डायरेक्ट रिलेशन आप लोगों का देखने को मिलेगा, और खासकर जब ब्लॉकेड लगा था तो ये माना गया था कि इंडिया जो है मधेसी कम्युनिटी को बोलकर यहाँ पर हमारे देश में ब्लॉकेड लगवा रही है, तो वो वाली बात थी। ये तो बच्चा जानते हैं कि रोहिंग्या कम्युनिटी जो है वो म्यांमार की है, क्योंकि रोहिंग्या कम्युनिटी वही कम्युनिटी है जो कि मोस्ट प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी है इनके, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किए गए। ये एक मुस्लिम कम्युनिटी आप लोग को देखने को मिलेगी जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है प्रॉपर वे में। यहाँ पर म्यांमार के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर इनके ऊपर अत्याचार किए गए, और यहाँ पर उनको मार मार कर भगाया गया। बहुत सारे जो रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग हैं वो आज के दिन में बांग्लादेश में हैं। यहाँ पर लगभग 40,000 के करीब है, 40 से 50 के करीब माने जाते हैं कि इंडिया के अंदर भी है, और अलग अलग देशों में अपनी जान बचाकर आज के डेट में रह रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर कई बार मैंने पढ़ाई है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। रेगुलरली अगर आप लोग सुन रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन अब स्टेट पीसीएस में बन सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड सही है और थर्ड सही है, तो आंसर इसका सी सही हो गया। तो ये कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के यहाँ से बन जाता है। तो चीजों को इस तरीके से पढ़ो कि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। एक और बड़ा आसान से यहाँ पर ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों को ढंग से समझाया भी था। ये यूपीएससी में 2020 में प्रीलिम्स के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, चीजों को आप लोग समझ पाओगे। जैसे मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं, अगर कोई भी एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं तो उसमें ये समझिए कि क्या ऐसी चीजें पॉसिबल हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हाँ मैं 24 घंटे जो है बेसिकली पढ़ता रहता हूं और बेसिकली सोता नहीं हूं मैं एक भी मिनट के लिए, और मैं पिछले 3 दिनों से सोया ही नहीं हूं, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे, बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं यार, लपेट ही नहीं जा रही है, तो ऐसा कुछ बोलोगे ना। तो रीजन भी है, सही भी है वैसे। तो इसलिए कभी भी एक जैसा मौसम नहीं रहता है। आप लोगों को अगर अपने देश में भी आप लोग बात करो तो कई सारे मौसम चेंज होते हैं।
इसी तरीके से हर एक कंट्री के साथ में रिलेशन एक जैसे नहीं रहते हैं। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करते हैं तो अगर किसी कंट्री के साथ में हमारा रिलेशन है तो उसमें अप डाउन आते रहते हैं। अगर बात करूं 10 साल की, 10 साल में 2 बार गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक जैसी चीजें रहेगी। तो उसी के बेस पर ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन हो जाएगा अगर ये जो बातें मैंने बताई हैं ये बेसिक कॉमन सेंस आप लोग जानते हो तो, मतलब समझिएगा। अब यहाँ पर बोला गया कि इंडिया और श्रीलंका के जो ट्रेड रिलेशन है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं इन लास्ट डिकेड में। लास्ट डिकेड मतलब पिछले 10 सालों में यहाँ पर रिलेशन जो है वो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली, यानी कि एक बार भी नीचे नहीं गए, बस इंक्रीज ही हो रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है? राजपक्ष से आकर बार बार रायता फैला देता है, चाइना की गोद में जाकर बैठ जाता है। फिर यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन काफी डाउन भी हुए हैं, कई सारी नोटंकियां देखने को मिली, हमारी कंट्री कंपनी को वहां से निकाल दिया गया, ऐसी भी नोटंकी देखने को मिली। तो यहाँ पर ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो यानी कि हमेशा एक जैसी चीजें नहीं रहती हैं, ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी। अगर कॉमन सेंस के बेस पर आप लोगों से कोई पूछे तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। 10 साल तक यहाँ पर किसी के भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज जो है वो ट्रेड रिलेशन नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी। तो इसका मतलब पहली गलत होगी और दूसरी गलत होगी, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है टेक्सटाइल, और इसी के साथ में यहाँ पर टेक्सटाइल आर्टिकल यानी कि कपड़ा और कपड़े का जो भी सामान है यहाँ पर, वो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर ट्रेड का इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये आप लोग अगर हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ रखी है तो आप लोगों को पता होगा जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पर बांग्लादेश और इंडिया जो थे यहाँ पर, जब आज की डेट में जिसको आप लोग बांग्लादेश बोलते हैं उसको पहले यहाँ पर बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान बोला करते थे, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान जो है उस टाइम पर अलग हो गया हमारी कंट्री से। तो उस टाइम पर यह माना था कि सारी फैक्ट्रीज जो थी, यानी कि जो हमारी मशीन वगैरह थी, वो तो सारी हमारे देश के हिस्से में आ गई, और जो रॉ मटेरियल था वो मैक्सिमम जो था वो बांग्लादेश के अंदर चला गया, ठीक है। आज की डेट में क्या करते हैं, बांग्लादेश के द्वारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नई नई मशीनें बनाई गई और अपना शानदार तरीके से कपड़ा उद्योग में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो टेक्सटाइल में बांग्लादेश का नाम आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा। तो जिस देश के साथ में हमारे पड़ोसी रिलेशन है और जिस देश के साथ में हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बाउंड्री टच करता है, याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ी बाउंड्री टच करती है, सबसे कम बाउंड्री किसके साथ में टच करती है आप लोगों को बताना है, तो उस देश के साथ में कपड़े का रिलेशन होना बनता है, लाजमी है। तो ये स्टेटमेंट अगर कॉमन सेंस अगर आप लोग देखोगे कि हाँ ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें सुन रखी हैं और शांति में बैठे क्वेश्चन पढ़ रहे हो बिना टेंशन में, तो ये आसानी से आप लोग इसको बोलोगे हाँ सही स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाए, बोला जा रहा है कि लास्ट 5 ईयर में नेपाल जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है इंडिया इन साउथ एशिया। आप लोग ढंग से सोचिए एक मिनट के लिए, पिछले 5 सालों से अगर आप लोग एक तरीके से आप लोगों ने मतलब क्वेश्चन की तैयारी नहीं की है, बस पिछले 5 सालों से आप लोग थोड़ी बहुत न्यूज सुन रहे हैं कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने जो है इंडिया के बारे में ये बोल दिया कि इंडिया का जो वायरस है वो चाइना से भी खतरनाक है। याद आ रहा है आप लोगों को? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला लिपुधुरिया, ये लिपुलेख वाला एरिया जो है वो हमारा है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने जो है चाइना की गोद में जाकर बैठ गया और काफी सारी उल्टी सीधी भी स्टेटमेंट यहां पर दी। तो ये सारी बातें तो मैंने बीच बीच में कई बार ट्विटर के ऊपर भी आप लोगों को शेयर की है। तो आप लोग समझ सकते हैं पिछले 5 सालों में अभी कोरोना वायरस के टाइम पर भी काफी उल्टी सीधी स्टेटमेंट जो थी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हमारे देश के लिए दी गई। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि नेपाल के साथ में नॉर्मली हमारे रिलेशन प्रेजेंट टाइम पर अगर देखोगे, अगर न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को ये पता नहीं है कि व्यापार किसके साथ में सबसे बड़ा है, पर लेकिन ये आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल के साथ में तो नहीं होगा जैसे नेपाल के साथ में हमारे प्रेजेंट टाइम पर रिलेशन चल रहे हैं, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन है कॉमन सेंस। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फिलहाल नेपाल के साथ में बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें सुनी। 2015 में जब से अर्थक्वेक आया, ये बोला गया कि इंडिया जो है यहाँ पर एक अलग तरीके से नेगेटिव रवैया अपना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स जो थे वो सामने निकल कर आए और ट्रेंड भी किए कई बार। तो काफी नेगेटिव माहौल था इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बीच में। तो यहाँ पर अगर कॉमन सेंस बोले, बांग्लादेश के साथ में कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है? नहीं। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 2015 में यहाँ पर क्या गया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के साथ में साइन किया गया। ऐसे देश के साथ में हमारे रिलेशन ज्यादा अच्छे रहेंगे, फिर ऐसे देश के साथ में जहां की प्राइम मिनिस्टर तक भी हमारे देश को जो है उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो किसके साथ में व्यापार सबसे ज्यादा रहेगा। तो यहां से भी अगर मैं आप लोगों को इस तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को नहीं पता ना एग्जैक्टली कि किसके साथ में ज्यादा व्यापार है, तो आप लोग एक अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यार इसके साथ में तो कम से कम नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर अगर आप लोग का दिमाग अगर शांत रहेगा तो इतना आप लोग सोच सकते हैं। तो मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप लोग को सोचना कैसे है एग्जाम में बैठ के, इससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। अच्छा इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी आप लोगों को यहाँ पर गलत नजर आएगी और फर्स्ट तो गलत थी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इसका यहाँ पर बी हो गया। तो इस तरीके से अगर आप लोग चीजों को देखोगे तो आप लोग कई सारी चीजें अच्छी होती पाओगे। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं, और उसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, हमारी कंट्री में संविधान के अंदर संशोधन किया गया था, तो कौन से नंबर का संशोधन था वो ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए।
बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्यूट सा क्वेश्चन है पर लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, बात की जा रही है एनसीपीसीआर के बारे में। इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि बच्चों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने वाला ये बेसिकली एक कमीशन है, जिसको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसके हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो बच्चों की एज जो है वो कितनी मानी गई है इसमें, जब यहाँ पर बच्चों को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, 15 साल, 16 साल, 17 साल या फिर 18 साल। तो सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, आंसर क्या होगा यहाँ पर सही। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दे दीजिए, इसके बाद में आगे बढ़िएगा। सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, शाबाश, ऐसे ही आंसर देना है, बिल्कुल सही आंसर है सबका। ठीक है अच्छे से आंसर दिया करो, सही रहता है। ठीक है, आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोगों को भी चीजें रिकॉल करने में हेल्प मिलेगी, और यही तरीका होता है एग्जाम की प्रिपरेशन करने का। इंडियन अगर बात करें स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में, तो यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो है एक कानून बनाया गया था। तो इनकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कानून पास कर बनाया गया, जिसको आप लोग बोलते हैं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। कमीशन के बारे में बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। इसी के साथ में कमीशन जो है वो 5 मार्च 2007 से यहाँ पर जो है एक काम करने स्टार्ट कर चुका था। जो भी बच्चों के लिए कानून बनते हैं, कोई पॉलिसीज बनती हैं, कोई प्रोग्राम बनते हैं, या फिर कोई भी चीजें रहती है, संविधान के अंदर क्या क्या बच्चों के बारे में बातें की गई है, यूनाइटेड नेशन ने बच्चों के बारे में क्या क्या बोल रखा है, वो सारी चीजें ढंग से इंप्लीमेंट की जा रही है कि नहीं की जा रही है, भाई साहब ये देखते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है बच्चों के कानूनों के पापा हैं, जो कि यहाँ पर बच्चों के कानूनों के बारे में बात करते हैं, और इनके हिसाब से बच्चा जो है 18 साल से नीचे का इंसान बच्चा माना जाएगा। ठीक है, तब आप लोग बताइए, आप लोग बच्चे हैं या फिर बड़े हो चुके हैं, आप लोग बताइए। इंपॉर्टेंट बात यहाँ कुछ और याद रख लीजिएगा आप लोग। हम भी अगर संविधान के अंदर बात करें तो आप लोगों को पता है आर्टिकल 21A में जब आप लोग जाते हैं तो बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 24 में आप लोग जाते हैं तो चाइल्ड जो राइट है उसके बारे में बात की जा रही है, खासकर जो लेबर से दूर रखने के लिए, यानी कि चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए बारे में बात की जा रही है। तो इस तरीके से बच्चों के लिए कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिक चीजें अगर कई सारे इस तरीके से स्टेटमेंट आ जाए, तो अगर आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन है कि बोल क्या रहा है और हम लोग को बताना क्या है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में बैठकर कंफ्यूजियाना नहीं है, आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करके अपना आंसर बताना है। आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। ओके, किस किसने सही दिया था बताइए, तो तार तुक्का मार मुक्का किया था किसने नॉर्मल सी बात है, इनके चीजों के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। ये भी एक सीधी सी स्टेटमेंट है और बहुत ज्यादा न्यूज में क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लोगों ने सुना है, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। हम लोगों ने कई बार बात की यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में, जिसको IPCC बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो बात की जा रही है, सही एक तरीके से आंसर आप लोग देखिए तो 1988 में यहाँ पर बेसिकली इसको सेटअप किया गया। किसके द्वारा सेटअप किया गया, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, तो UNFCCC के बारे में आप लोग को यहाँ पर बताना है। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए, बी, सी या फिर डी में सही आंसर बताना है। अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसके बाद में आंसर देखिएगा। ठीक है, कर लिया अटेम्प्ट, ठीक है, अब आंसर देखते हैं। यहां पर अगर बात करें, ये जो बॉडी थी वो 1988 में यहां पर इसको बनाया गया, उनकी 1988 में इसको बनाया गया, और बनाने वाले इसको 2 थे। यहां पर इसके मम्मी पापा कौन थे, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी मम्मी थी, और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसके पापा थे। उल्टा बोल दिया मैंने, पहले यहाँ पर इसको पापा बताया था, इसको मम्मी बताया था। तो जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, जो भी आप लोगों को मन करे वो आप लोग बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया। और इसके इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये अपने आप मेहनत नहीं करता है, दूसरे जो मेहनत कर रहे हैं उसकी मेहनत को एनालिसिस करता है और उसके बारे में बताता है फिर कि कैसे कैसे क्या चल रहे हैं। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां पर भी साइंटिस्ट जो है काम कर रहे हैं, उनकी साइंटिस्ट की जो साइंटिफिक रिसर्च है उनको देखता है और उसके बाद में बताता है कि भाई साहब क्या दुनिया में चल रहा है और कैसे इसको सुधारना चाहिए। उसी के बेस पर ये कई सारी रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर चुका है। अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई, इसकी 6वीं रिपोर्ट थी, ये 2022 में पूरी रिपोर्ट आनी थी, पर लेकिन 2021 में ही प्रेजेंट कर दी गई आधी रिपोर्ट। रीजन क्या था, रीजन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो कि नवंबर के महीने में हुई 2021 में। कहां पर हुई, ये हुई ग्लासगो, और ये कहां पर है, ये है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर में। तो यहां पर ये रिपोर्ट इसलिए पहले रख दी गई इसका कुछ पोर्शन, ताकि जो भी यहाँ पर लोग जो जाकर बैठ रहे हैं ना कि हाँ इन्वायरमेंट को सुधारना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बातें करनी है, तो मुद्दा भी तो होना चाहिए। ऐसे थोड़ा ना कि यहाँ पर समोसे खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और निकल जाएंगे। प्रॉपर मुद्दा दिया है यहाँ पर इसने कि ये लोग मुद्दा ये है, इसके ऊपर बैठ के बातें करो। ठीक है, तो UNFCCC क्या है यहाँ पर, ये आप लोग को बताना है इसकी फुल फॉर्म। बाकी फर्स्ट और सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, तो आंसर इसका ए हो गया। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से आप लोग कर पाएंगे अगर रेगुलर की वीडियो भी आप लोग ढंग से देख रहे हैं ना, तो कोई भी डाउट आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, पर थोड़ा सा आप लोगों को फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये एक बड़ा ही एक इजी सी स्टेटमेंट है और क्वेश्चन भी आप लोगों से डायरेक्ट बन सकता है। धरती अब्बा के बारे में बात की जा रही है। धरती अब्बा मतलब अर्थ फादर बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको हिस्ट्री में अर्थ फादर यानी कि धरती के अब्बा बोला गया है? बिरसा मुंडा ए में बोला गया है, बी में बोला गया है, बी में बोला है रानी गाइडिंगलू, ठीक है। तीसरा बोला गया यहाँ पर बेसिकली लक्ष्मण नायक, चौथा बोला गया वीर सुरेंद्र साई, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से यहाँ पर बेसिकली ये थे जिनको अब्बा बोला गया अर्थ का, यानी कि फादर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसके बारे में अगर स्टेटमेंट बताऊं तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आंसर देखिएगा। आंसर अटेम्प्ट कर लेना है पहले जब देखना है, अगर रियलिटी में अच्छे से चाहते हो कि चीजें याद रहे, ठीक है। देख लिया, आगे चलते हैं, आंसर बताते हैं। आंसर वैसे यहाँ पर ये है, पर लेकिन अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धरती अब्बा या फिर अर्थ फादर यहाँ पर इनको बोला गया, और मैंने आप लोगों को यहाँ पर कई सारी बातें पढ़ाई थी कि यहाँ पर इनके द्वारा अपने समाज को सुधारने के लिए बहुत सारी बातें बताएगी, जैसे कि शराब दारू नहीं पीना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर समझाया, यानी कि भगवान में थोड़ी देर के लिए अपना जो है मन लगाओ, इससे आप लोगों का दिमाग जो है वो शांत रहेगा। एल्कोहल वगैरह से दूर रहो यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें इनके द्वारा यहाँ पर बताएगी ताकि इनका जो प्रोडक्टिविटी लोगों की बढ़ाई जा सके। इनके द्वारा लैंड को लेकर मूवमेंट चलाया गया। यहाँ पर एक मैंने आप लोगों को बताया भी था, इसके बारे में याद रखेगा। ये था यहाँ पर बेसिकली युलगुलान, ठीक है। और यहाँ पर द ग्रेट, इसको टुमलेट भी बोला गया था। इसमें क्या था बेसिकली, इसमें यह था कि बाहर के लोग कोई भी नहीं आएंगे हमारे एरिया में और आकर हमारी जमीन जो है वो नहीं खरीदेंगे। तो इसके चलते छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया गया था 1908 में, ताकि यहाँ पर नॉन ट्राइबल को यहाँ पर जमीन खरीदने से मना किया जा सके। तो तब जाकर यहाँ पर जो है ये शांति में बैठे थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, और ये सारे वो इंसिडेंट है जो कि हमारे देश की जो फ्रीडम स्ट्रगल में काफी बड़ा रोल प्ले करके जाते हैं। तो ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, खासकर अगर बात करें अंग्रेजों के टाइम पर, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसलिए इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, या तो इस मूवमेंट के बारे में पूछ लें, या फिर यहाँ पर जो बिरसायत है ये कौन सा फेथ था, या अर्थ अब्बा ये बारे में एक जो धरती अब्बा, तो ये सारी बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। तो देखिए चीजों को इस तरीके से समझ के चलिए ताकि कोई डाउट आप लोगों के माइंड में न रहे, और अच्छे से आप लोग आंसर दोगे तो चीजें लंबे समय तक याद भी रख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, बात की जा रही है कि स्टेट के पास में पावर है टैक्स लगाने की गुड्स एंड सर्विसेज की, कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई। यहाँ पर बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट यूपीएससी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसे आंसर रहेंगे कि आप लोग चकरा जाओगे, ठीक है। 246A, 246B, 279A, 279B। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, तभी आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। तो पहले एक बार इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर आप लोग यहाँ पर आंसर देखना, जिससे कि लंबे समय तक याद रख पाओ। तो आंसर इसका ए हो गया। अभी बात कर लेते हैं दो आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल 246A जो है ये बेसिकली स्टेट को पावर देता है कि टैक्स लगा सकता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, यानी कि जो भी गुड्स है इनके सामान जो है जो कि खरीदना और बेचने की बात आती है, और सर्विसेज जैसे कि मैं आप एज ए टीचर आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। तो जैसे कि एक डॉक्टर होता है वो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराता है, लॉयर वकील रहता है वो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो ये होगी एक तरीके से गुड्स एंड सर्विस वाली बातें। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है 246 के अंदर में। 279A दोनों में ए ही है, कंफ्यूज मत होना। 279A जो है ये बेसिकली कैसे हम लोग को जीएसटी काउंसिल बनानी है उसके बारे में बात करते हैं। ये वही जीएसटी काउंसिल है जो सारे डिसीजन लेती है, और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। तीन तरीके के टैक्स हमारे देश में, जिसको डिवाइड किया गया जीएसटी को तीन तरीके के टैक्स में। एक को बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, दूसरे को स्टेट जीएसटी, और तीसरे को बोलते हैं ड्यूअल जीएसटी, यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पास्ट में पूछे गए हैं और आगे भी बन सकते हैं। तो बेसिक चीजें अगर रखोगे याद तो कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। तो इसलिए ढंग से चीजों को समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के द्वारा। तो इसमें इंडिया की ग्रोथ कितनी थी ये आप लोगों से पूछा था, मतलब कितनी ग्रोथ रहने वाली है 2022 के लिए, ये आप लोगों को बताना था। बोला जा रहा है ए में 7.5, बी में बोला गया 8%, सी में बोला गया यहाँ पर 8.5 और डी में बोला गया 9%। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो ये आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं, फिर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आंसर तो हो गया इसका ए, यानी कि 7.5। थोड़ा समझ लेते हैं। 2021 में जो ग्रोथ रही हमारी जीडीपी फोरकास्ट इनकी थी वो थी 8.9, 2022 में जो है 7.5 और 2023 में जो है फिर से 8.0% आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से ग्रोथ वगैरह के बारे में पूछे देश की। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्कीम है फेम। ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और बहुत बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं सुना दूंगा, टेंशन कहाँ लेनी है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो कि जो भी ऐसी स्कीम है जो कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती है, उसके बारे में कुछ तो आप लोग चीजें जो है वो थोड़ा सा याद करके रखो, क्योंकि या तो स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर आप लोग उसको लिखने के लिए भी यूज कर सकते हो किसी और जगह।
तो आप लोग अगर ढंग से चीजों को कवर करोगे तो फिर लंबे समय तक चीजें जो है वो समझ पाओगे। तो इसलिए हमेशा जो है उसको चीजों को अच्छे से कोशिश करो कवर करने की। एक टॉपिक को इस तरीके से कवर कर लो कि आगे भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए उससे तो आप लोग जो है उसमें कंफ्यूज आओगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर चीजें लेकर चलनी है। सबसे पहले तो अगर बात करें यहाँ पर फेम के बारे में, तो इसमें दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मेनली अगर बात की जाए तो एक तरीके हाइब्रिड सीरीज भी आप लोगों को नजर आती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। मतलब क्या इसका मतलब यहाँ पर ये पहले आप लोगों को ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, फिर हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो सही आंसर क्या है पहले आप लोग ये बताइए। तो सही आंसर है यहाँ पर इसका क्या, बी। यहाँ पर बात की जा रही है हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइज के बारे में। फेम की फुल फॉर्म क्या अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है फास्टर एडेप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, यानी कि जल्दी जल्दी से हम लोग को अडेप्ट करना है और हम लोग को मैन्युफैक्चर करना है जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक और जो हाइब्रिड व्हीकल है, ताकि देश में हम लोग अपनी चीजों को सुधार सकें। तो ये बेसिकली स्कीम आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस स्कीम को सपोर्ट करने के लिए भी फेज सेकंड में काफी सारे इंपोर्टेंट जो है रोल प्ले किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें यहाँ पर बात की जा रही है कि आने वाले 3 साल में यहाँ पर कि 10,000 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेट 7,000 के करीब ई बस, 5 लाख के करीब ई व्हीलर, 55,000 के करीब ई व्हीलर जो है बेसिकली पैसेंजर कार, और यहाँ पर और भी इसके अलावा काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो ये अभी इंप्लीमेंट जो किया जा रहा है यहाँ पर नई इलेक्ट्रिक बस जो चलाई गई है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़, और यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से नई जो कार चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गुजरात में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह कि लोग इनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और इसके ऊपर अच्छे से काम भी किया जा रहा है। तो एक अच्छा तरीका है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा अभी डीजल पेट्रोल के प्राइस जो है काफी ज्यादा बढ़ गए, तो लोगों ने अपनी गाड़ी के अंदर में गैस की जो है सीएनजी की किट लगाना स्टार्ट कर दी, आप लोगों ने देखा होगा। और अभी रिसेंटली अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा भी था मैंने कि इसका सीएनजी का प्राइस जो है काफी ज्यादा बढ़ गया, वो भी लगभग कुछ टाइम में डीजल पेट्रोल के इक्विवेलेंट ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी रहती है कि लोगों को फोर्स किया जाए कि वो जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर एक तरीके से खिसक जाए, इसीलिए इतना सारा टैक्स यहाँ पर लगाया जा रहा है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर एक तरीके खिसकेंगे तो उससे काफी फायदा देखने को मिलेगा। 85% क्रूड ऑयल जो है हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, तो वो हम लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अपने देश में इस पैसे को हम लोग ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे और भी तमाम बहुत सारे फायदे आप लोग को देखते हुए नजर आएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे अगर बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर किसके बारे में, ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात की जा रही है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जो इसका आप लोगों को जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल हेडक्वार्टर आप लोगों को हेग में देखने को मिलेगा। ये गवर्न किया जाता है द रोम स्टैट्यूट के द्वारा और इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है इसका। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से डायरेक्टली आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बोला गया, ए में बोला गया 1 और 2, में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। बड़ी ही प्यारी सी बात है यहाँ पर कि इंडिया जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखेगा। तो तीसरी स्टेटमेंट अगर गलत हो जाती है तो यहाँ पर आंसर इसका ए हो गया। अब थोड़ा सा बातें करते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है यहाँ पर ये अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर हेग में है। रोम स्टैट्यूट के थ्रू यहाँ पर इसको बनाया गया था। कोई भी कुछ गलत काम होता है तो वहां पर ये बात करते हैं, इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट अलोंग विद द यूएसए एंड चाइना, भी उसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर तो हम पार्ट भी नहीं है इसका, और तो दूर की बात आप लोग बोल दीजिए। तो यानी कि हम तो इसका पार्ट तक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो फाउंडिंग मेंबर है यहाँ पर वो इंडिया नहीं है, तो स्टेटमेंट यहाँ पर ये गलत होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो कई बार अगर क्वेश्चन ऐसा बने तो ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग कवर कराता हूँ, तो उनको ध्यान से आप लोगों को सुनना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो खासकर ऐसे कई सारे ऐसे उत्सव के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है जो कल्चर का पार्ट है। तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये जो फेस्टिवल है यहाँ पर एक फ्लैगशिप है प्रोग्राम, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो सही आंसर कौन सा है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आज से नहीं है 2015 से यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। 3 इंपॉर्टेंट सी है इसमें। हालांकि अगर बात करूं तो 12वां संस्करण है इसका, ये 12वां एडिशन था। 3 इंपॉर्टेंट सी है इसके अंदर में, कल्चर, क्राफ्ट और क्यूजीन, ठीक है। तो ये आप लोगों को नजर आएगा इसके अंदर में। और इनका बेसिक फंडा ये रहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर यहाँ पर चले, क्योंकि अगर हम लोग ढंग से फोकस कर पाएंगे तभी हम लोग श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट यहीं से निकाल कर लाया गया है, ठीक है, कि एक तरीके से कल्चर जो है उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर देश के अंदर मेंटेन रखी जा सके।
तो पर्सनली मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगी ये स्कीम, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है और आंसर इसका सी हो गया, तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट था और काफी ज्यादा न्यूज में था। रिसेंटली इंडिया के द्वारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया, कौन सी कंट्री के साथ में, तो ये आप लोग को बताना है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए बी सी या फिर यूएई क्या है, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी। तो सही आंसर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है इसका क्या, बी। कैसे समझ लेते हैं, ये काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से पढ़ाया था कि इंडिया और जो इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखते हुए नजर आएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो इसके चलते यहाँ पर आने वाले टाइम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है एक दूसरे के साथ में व्यापार करेंगे। पर अच्छी बात यह है कि इंडिया ने अपनी मैक्सिमम शर्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया से मनवा ली है कि वो चीजें हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा व्यापार नहीं की जाएंगी जो चीजें हमारे देश में सेंसिटिव सेक्टर है। जैसे कि अगर बात करें डेयरी प्रोडक्ट वगैरह इन सब चीजों के बारे में, तो हमारे देश में इनको नहीं बेचा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, क्योंकि हमारे खुद की कंट्री के डेयरी प्रोडक्ट हैं उनमें नुकसान देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर कोई एग्रीमेंट साइन किया जाए तो हम लोग यहाँ पर टैरिफ भी नहीं लगा सकते, तो हमारी कंट्री में काफी सारी दिक्कतें इससे देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हो गई यहाँ पर। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में अभी यहाँ पर साइन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण के बारे में। तो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में आप लोगों को सूर्य किरण एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग आंसर दोगे सही, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें पढ़ाई थी। आंसर क्या है इसका, आंसर तो हो गया बी, नेपाल। अभी यहाँ पर अगर बात करें तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पर आज की डेट में जो इंडिया और नेपाल के रिलेशन जो है काफी अच्छे हैं। और सूर्य किरण जो है वो एक आर्मी एक्सरसाइज है जो कि 2011 में इंडिया और नेपाल के बीच में स्टार्ट की गई थी। बिम्स्टेक का भी पार्ट है यहाँ पर नेपाल, सार्क का पार्ट है यहाँ पर, इस तरीके से समझ सकते हैं। नॉन अलाइंग मूवमेंट एक तरीके से मैं भी हमारे साथ में काम करता हुआ नजर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बन जाए आप लोगों से कि यहाँ पर इसके बारे में बताइए, तो पता होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो थी वो 1950 में साइन की गई थी इंडिया और चाइना के साथ में। तो ये कई बार यहाँ पर न्यूज में भी रहती है चीजें, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखना है, कहने का मतलब ये है। ये बात की जा रही है अभी रिसेंटली रुपया कार्ड जो है वो ऑलरेडी लॉन्च किया गया इंडिया में कौन कौन से देश के अंदर, यानी कि हमारा जो रुपया कार्ड है वो अब इंटरनेशनल लेवल का बढ़ चुका है। जो रुपये कार्ड को जो है वो हल्के में मत लेना अब आप लोग, ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई कौन सी कंट्री के बीच में, कौन सी कंट्री के लिए हम लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बात की जा रही है ए में 1 2 3, बी में 1 2 3 4, सी में 1 3 4 और डी में बोले ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर यहाँ पर बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखता हूँ कौन सही आंसर दे रहा है। तो सही आंसर यहाँ पर सी, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया 1 3 और 4, यानी कि बांग्लादेश आप लोग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है, ये बांग्लादेश यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी भूटान, सिंगापुर और यूएई के साथ में ऑलरेडी हम लोग साइन कर चुके हैं। अभी नेपाल को भी हम लोगों ने अपने लपेटे में ले लिया है, और नेपाल जो है 105वां अभी मेंबर बना है यहाँ पर किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो ये भी एक गर्व की बात है कि हमारा देश जो है वो सही तरीके से चीजों को आगे लेकर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमारी जो है कार्ड वगैरह यूज किया जाए तो ये कोई आसान बात तो है नहीं। तो एक अच्छे तरीके से चीजों की परफॉर्मेंस आगे चल रही है, ठीक है। कौन सा टेंपल जो है उड़ीसा का जिसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, पुरी जगन्नाथ, लिंगराज टेंपल भुवनेश्वर, सन टेंपल कोणार्क या फिर राजा रानी टेंपल। सही आंसर क्या यहाँ पर बताना है, तो मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। आंसर फिर से बोल रहा हूं, पहले एक बार वीडियो को पॉज करना, उसके बाद में आंसर देना। तो आंसर यहाँ पर सी मिलेगा आप लोगों को, सी मैंने पढ़ाया था आप लोग। यहाँ पर कोणार्क सन टेंपल जो है ब्लैक पगोड़ा, और जगन्नाथ टेंपल जो है उसको व्हाइट पगोड़ा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जो सारी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। तो आप लोग इनके बारे में अगर समझोगे तो कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा सकता है, क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट जो है इस कंट्री की विजिट पर अभी यहाँ पर गए, तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बोला जा रहा है कि कौन सा निम्न में से, अगर नीचे दिए गए जो भी यहाँ पर ऑप्शन है वो यहाँ पर जो किर्गिस्तान को टच नहीं करता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन है कि टच करता है, ठीक है। तो चाइना, अफगानिस्तान, यहाँ पर बेसिकली तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था यहाँ पर कि अगर मैप में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को चीजें नजर में आ जाएगी। ये हो गया कजाकिस्तान, ठीक है, टच कर रहा है, ये हो गया चाइना टच कर रहा है, ठीक है, ये हो गया तजाकिस्तान, ठीक है, इसको समझ सकते हैं। और नीचे हो गया अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान जो है वो यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर यहाँ पर इसका 2 हो गया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर 2 सही है। अगर इसके बारे में आप लोग बात करें कि हाँ ये जो है वो टच नहीं कर रहा है, बाकी 1 3 और 4 टच कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 3 और 4 चाइना, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये काफी एक बेसिक सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाता है। एक पर्टिकुलर स्कीम थी, इसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये जो स्कीम थी यहाँ पर, ये गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई थी 26 मार्च 2020 में।
क्योंकि हमारे देश में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया था, तो गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि लोग जो हैं वो भूखे मरे यहाँ पर, तो इसके चलते स्कीम लॉन्च की गई। तो बोला गया है कि ये एक फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम थी जो कि अनाउंस की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 26 मार्च 2020 में पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए। प्रोग्राम जो है वो ऑपरेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। और तीसरा यहाँ पर ये बोला गया कि प्रधानमंत्री जो बेसिकली गरीब कल्याण योजना है, यहाँ पर ये 5 किलोग्राम राइस और व्हीट एज पर द पर्सन अगर बात करें, और 1 किलोग्राम जो है यहाँ पर अगर बात की जाए तो उनको बेसिकली चीजें देखने को मिलेगी। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर ये बताना है। ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। अब आंसर बताता हूँ, आंसर यहाँ पर सी हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है वो बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड अफेयर के अंडर में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ये वो स्कीम है जिसकी जो बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसकी सराहना हुई कि इंडिया ने अपने लोगों के लिए काफी ज्यादा काम यहाँ पर किया है, ठीक है। इवन यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा भी यहाँ पर इस जो स्कीम की जो है वो बढ़ाई की है, चढ़ा चढ़ा करके यहाँ स्कीम काफी शानदार है। तो काफी ज्यादा फायदा जो है वो इंडिया को देखने को मिलेगा इससे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में याद रख सकते हैं। आगे बात की जा रही है इंडिया के अंदर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जब बात करते हैं तो कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। यहाँ पर कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु और इसी के साथ में महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या है, ए, बी, सी, एफ और डी। ए में बोला गया 1 एंड 2, 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, सही आंसर है इसका सी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, सी जो है वो सही आंसर है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है झारखंड के बारे में। तो झारखंड में आप लोगों को कोई भी न्यूक्लियर प्लांट जो है वो अभी देखने को नहीं मिलता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है। तो ये एक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग उसका आंसर जो है आसानी से पढ़ के सही सही तरीके से दोगे, और कोई भी डाउट होगा तो उस डाउट को भी आप लोग पूछोगे। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर ये, और खासकर डब्ल्यूटीओ की वजह से यहाँ पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारी चीजें न्यूज में रहती हैं। और फिलहाल अभी देखा होगा जैसे कि अभी यहाँ पर कोविड-19 की दवाई के पेटेंट के बारे में बातें चल रही है, तो डब्ल्यूटीओ है वो बार बार न्यूज में आ रहा है कि हाँ किस तरीके से उसको हम लोग को पेटेंट फ्री कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। बेसिक यहाँ पर डब्ल्यूटीओ के बेसिक चीजें क्या क्या है उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑलरेडी जो है कई सारे स्टेट पीसेस के अंदर क्वेश्चन बन चुकी है, ठीक है। तो बताइएगा ये सही है या फिर गलत है। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के फिर आप लोग जब आंसर देने जाते हैं तो यहाँ पर जरूर नजर डालिए कीजिए एक बार कि ये करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो यहां से आप लोग कई बार क्वेश्चन आते आते भी गलत कर बैठते हैं, तो ये आप लोगों नहीं कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन में चलते हैं आगे। बोला जा रहा है पहली स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिनका नाम है नगोजी ओकोंजो-इवेला, तो बोला जा रहा है कि फर्स्ट अफ्रीकन ऑफिशियल जो कि फर्स्ट वुमेन थी जो कि डब्ल्यूटीओ की जो अभी पोजीशन उसने उनके द्वारा होल्ड की गई, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया जो डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग बोलते हैं, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से उसका सक्सेसर है यहां पर, यानी कि पहले वो था फिर ये आ गया। पहले क्या था GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये बेसिकली क्रिएट किया गया था 1947 में। स्टेटमेंट नंबर 3 है यहाँ पर द उरुग्वे राउंड जो है वो 1986 से लेकर 1994 तक था, जिसमें GATT जो है वो उसके बाद में फिर यहाँ पर WTO का क्रिएशन हुआ, यानी कि यहाँ से एक कहानी चली गई जिसके चलते यहाँ पर ये GATT की कहानी खत्म हुई और WTO स्टार्ट हो गया। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोग इसको चूज कीजिए, देखता हूं कौन सा आंसर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं, 2 क्वेश्चन एक साथ दूंगा उसके बाद में फिर दोनों के आंसर बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है मार्कच एग्रीमेंट के बारे में। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है ये जो एग्रीमेंट था ये साइन किया गया था बेसिकली मार्कस मोरक्को 1994 में। इसके थ्रू क्या स्टेब्लिश किया गया ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बोला गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा बोला गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और यहां पर नेक्स्ट बोला गया ये है G20। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, सही आंसर अटेम्प्ट कीजिए दोनों का और देखता हूं सही आंसर क्या देते हैं। वैसे जो सेकंड क्वेश्चन है उसका तो आंसर आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि ऑलरेडी उन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, पर जो फर्स्ट है उसका आंसर मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को न मिले, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पर अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं मैं, आंसर अटेम्प्ट करना एक बार अपने आप खुद से, उसके बाद में आप लोगों को आंसर देखना है, ठीक है। यहां पर जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर है डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बता दूं, ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है अलग अलग एग्जाम में अलग अलग से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर में मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों के कवर कर दिए हैं।
यानी कि यहाँ पर ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि उरुग्वे राउंड जो था वो यहाँ पर G80 जो था उसके बाद में यहाँ पर लेट करके WTO बना। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन तो अभी स्टेट पीसेस में इतने पूछा गया है, मुझे ये लग रहा था कि बैठे थे सब कि हाँ ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, क्योंकि जब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोई फर्स्ट टाइम किसी पोस्ट पर बैठता है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसे ही हुआ यहाँ पर, जैसे ये फर्स्ट टाइम पोजीशन पर बैठी और फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन यहाँ पर इस तरीके से पोजीशन पर बैठी, ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन निकल कर आया, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन कई जगह ऐसे पूछा गया कि ये यहाँ पर किस कंट्री से निकल कर आती है, तो ये नाइजीरियन है, तो नाइजीरिया का भी शब्द आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है क्योंकि ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। नाइजीरिया अगर आप लोग मैप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्जैक्ट आप लोगों को ये नाइजीरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जैसे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये आप लोगों को नाइजीरिया देखने को मिलेगा। तो इसकी पोजीशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दी। तो हमेशा मैप में पोजीशन जरूर देखा करो, जो भी आप लोगों को यहाँ पर आसपास जिसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, लंबे समय तक चीजें याद रखने का ये आसान और सुरक्षित तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाइजीरिया होगी और नाइजीरिया की पर्सनैलिटी है जिनका नाम है यहाँ पर नकोजी ओंकोजो-इवेला। तो ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल वुमेन अपॉइंट की गई यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और इसी के साथ में फर्स्ट डायरेक्टर जनरल वुमेन, इससे पहले ऐसा नहीं कोई बना नहीं है, बना है पर पहली महिला यहाँ पर देखने को मिली। इससे पहले कौन थे उसका आंसर आप लोगों को देना है। अगर WTO के ओरिजिन के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो याद रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले यहाँ पर इसके जो पहले यहाँ पर ये बॉडी थी इसका नाम था GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। आप लोग बोलोगे यार इसमें क्या दिक्कत थी, आखिर WTO लाना पड़ गया, तो बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है और दिमाग में आना भी चाहिए अगर जरा सा भी इसके बारे में आप लोग सोच रहे होंगे तो। देखिए जब यहाँ पर ये हुआ करता ना GATT, ये बेसिकली काम क्या करता था गुड्स के लिए, यानी कि सामान के लिए, सामान इधर उधर से लाना ले जाना बेचना, वो सारी चीजें देखने को मिलती थी। पर लेकिन जो WTO आ गया वो यहाँ पर आज के डेट में सामान के साथ साथ में ये सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, अगर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है, इसी के साथ में पेटेंट वगैरह देखने का भी काम करते हैं। जो ट्राइब्स वाले एग्रीमेंट है वो यहीं से निकल के आते हैं, ट्रेड रिलेटेड जो राइट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर अब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चीजें मेंशन है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पर अभी क्या बात की जा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो आज के डेट में दवाइयां बन रही हैं कोविड-19 से रिलेटेड, तो उसमें कैसे जैसे तैसे भी करके हम लोग कैसे आज के डेट में अपने हिसाब से यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि वहां पर जो नहीं है एक तरीके से उसके ऊपर जो भी यहाँ पर जो टैरिफ वगैरह लगे रहते हैं, जो भी उसके ऊपर एक तरीके से रॉयल्टी लगी रहती है, तो पेटेंट फ्री यहाँ पर उसको किया जा सके। तो ये इसी से यहाँ पर निकल कर आया, तो WTO का ही पार्ट है यहाँ पर। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर वनडे टाइप में एग्जाम में बन चुके हैं। तो ये 1995 में यहाँ पर ये इसका बेसिकली ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और मार्कस एग्रीमेंट जो था यहाँ पर ये साइन किया गया, और ये कहां पर है, ये मोरक्को के अंदर देखने को मिलेगा 1994 में, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन एक साथ आप लोग कवर हो गए। पहले का क्या हो गया, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था उसका है डी आंसर, यानी कि सारी की सारी सही है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये सीधी सीधी बात है, इसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप कि माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रही होगी। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट रहता है तो देखिए उसको क्लियर कर कर आगे बढ़ना ही जिंदगी में एक संतुष्टि पाने का मतलब है, वरना फिर ये चीजें रहती हैं कि हाँ चल रही हैं, कर लिए हैं, बस टाइम पास चल रहा है, तो यार उसको कोई मतलब बनता नहीं है। तो अच्छे से चीजों को ध्यान में रखो, तभी चीजें आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो थी अभी काफी ज्यादा न्यूज में रही, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। अगर किसी कंट्री के रिलेशन के बारे में लिखने आए तो आप लोग यहाँ पर भी उसको यूज कर सकते हैं डिफेंस वाली कैटेगरी में जाकर, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली लमितव्य, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है एक बायनल एक्सरसाइज जो कि द्विवार्षिक आप लोग को देखने को मिलेगी। ये एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्री के बीच में यहाँ पर देखने को मिली, बात की जा रही है सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर या फिर मालदीव, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना है यानी कि इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री की एक्सरसाइज थी। तो आंसर है यहाँ पर इसका क्या, ए यानी कि सेशल्स। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी, डिफेंस के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों से यहाँ पर दो कंट्री के रिलेशन के बारे में बातें पूछी जा सकती हैं। तो ये है यहाँ पर हमारी कंट्री की जो साइड से यहाँ पर जो इंडियन आर्मी और इसी के साथ में सेशल्स डिफेंस फोर्स उनके द्वारा पार्टिसिपेट यहाँ पर किया गया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर में, और ये इसका नोवा संस्करण आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो ये जो एक्सरसाइज यहाँ पर है काफी इंपोर्टेंट है, और जो शब्द मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो यहाँ पर जो शब्द है यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर लमितव्य, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। एक लैंग्वेज है यहाँ पर जिसको बोलते हैं बेसिकली कोरले, ये लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वहां से निकाल कर लेकर आया गया। और ये एक्सरसाइज अभी देखने को मिली यहाँ पर 22 से लेके 31 मार्च तक यहाँ पर ये एक्सरसाइज चली, और ये कंडक्ट कराएगी कहां पर, ये सेशल्स के अंदर में, जो सेशल्स डिफेंस एकेडमी है उसके द्वारा कंडक्ट यहाँ पर कराएगी। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, और खासकर इंडियन ओशन के अंदर ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर मैप में इसको देखोगे तो मैं इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना भी काफी अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया की, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है।
तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो भी चीजें हो उसको क्रिस्टल क्लियर करके आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी हम लोगों ने बात की थी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा। देख कहीं कहीं ना थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, ये बेसिकली प्रिंट मिस्टेक नहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन का बेसिकली आप लोग को जिस समझना है और कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोग को करना है, ठीक है। तो ये जब पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करोगे तो उनमें मैं करेक्ट कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। क्या क्या है एक एक कर यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे रखी है और बोला जा रहा है कि यहाँ पर कौन सी करेक्ट है। ये ध्यान से देना, क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत पहले यहाँ पर आना, तब आप लोगों की माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि स्टेटमेंट पढ़नी कैसे है, कि सही पूछ रहा है या फिर गलत पूछ रहा है। क्योंकि अगर ऐसे आप लोग करोगे तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। बोला जा रहा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज होते हैं वो पार्लियामेंट के, वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज इन स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आप लोग विधान परिषद बोलते हैं, ठीक है, परिषद नहीं सभा बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना उसमें, ठीक है। दूसरे वाला होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको आप लोग विधान परिषद बोलते हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर जैसे लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे ही स्टेट में यहाँ पर दोनों के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला गया है। तीसरे बोला गया कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली और पौंडीचेरी के पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। तो ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। देखिए फिलहाल के टाइम पर जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, अभी यहाँ पर इसका आंसर कुछ और होगा, पर लेकिन यहाँ पर आगे चलकर आप लोगों को यहाँ पर इसमें कुछ और एडिशन हो सकता है। जो एडिशन में आप लोगों को बताऊंगा वो भी आप लोगों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ हमारी कंट्री की जो पॉलिटिकल मैप में कुछ चेंजेस किए गए, उसके बेस पर आप लोगों से आगे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे के लिए भी मैं चाहता हूं कि कभी भी एग्जाम में आप लोग बैठे तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार अभी पढ़ा दिया और फिर आगे क्वेश्चन कुछ चेंज हो गए तो वहां पर चीजें चेंज हो रही है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर चाहे कितना भी कोई चेंज क्यों ना कर ले, अब आप लोगों को पता है, ठीक है, इनकी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ये है, बेसिक थ्योरी पता है आप लोगों को। अब भाई साहब उसके ऊपर कुछ ही कर लो, आप लोगों को पता है जोड़ घटा गुना भाग कैसे करना है, तो फिर आप लोगों से कोई किसी भी तरीके की कोई भी कैलकुलेशन करा ले। अब आप लोगों को बेसिक पता है, अब ये थोड़ा ना कि आप लोगों को बेसिक नहीं पता है और आप लोगों को बोलने लगे कि यार ये करके दिखाओ, ठीक है, तो फिर बोलेंगे कैसे करें यार इसको, तो ये करके दिखाओ या फिर ये करके दिखाओ। तो बेसिक होना जरूरी है, तभी चलेगा काम, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए पहले आप लोग एक बार। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, ए बी सी एफ डी, फिर मैं आप लोग एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है। पहले एक बार आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लो इसको, ओके, कर लिया अटेम्प्ट, चलिए आगे चलते हैं। आंसर यहां पर इसका सी हो गया। सी का मतलब क्या हो गया, यानी कि सी का मतलब यहां पर ये कि 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है का मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब यहां पर ये कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जी हां, 100% बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पर लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, तो यहां पर फिर से आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैंने बोला इलेक्टेड मेंबर बोथ द हाउसेज, स्टेट लेजिस्लेचर और यहां पर जो स्टेट काउंसिल, दोनों के यहां पर यानी कि असेंबली और काउंसिल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि हमारे देश में अगर आप लोग बात करोगे सारे राज्य ऐसे नहीं है जहां पर आप लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं फिर ये गलत हो जाता एक तरीके से, तो इसके चलते यहां पर ये चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। तो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पर लेकिन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो होते हैं असेंबली, तो उसके आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग कंफ्यूजन में बताना, तो यहां पर असेंबली वाले के आएंगे ना कि काउंसिल के आएंगे, तो यहां से आप लोग कन्फर्म रहना है, ठीक है। तीसरी जो स्टेटमेंट है मैं यहां पे कुछ स्टार लगाना चाहूंगा और कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा। अभी यहां पर ये लिखा हुआ है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। अब तक यहां पर ये चीजें सही हैं, पर लेकिन जब भी यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और वहां पर उसकी असेंबली के जो मेंबर हैं वो चुनकर आएंगे, तो वो भी एक यूनियन टेरिटरी होगी और यूनियन टेरिटरी के भी इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो दिल्ली के साथ साथ में पुडुचेरी और पुडुचेरी के साथ साथ में आप लोग यहाँ पर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के भी आप लोग को यहाँ पर मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे जैसे यहाँ पर इलेक्शन हो जाता है। तो स्टेटमेंट उसी के हिसाब से आप लोग चेंज कर लेना। बेसिकली याद ये रखना है कि इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये बात आप लोग के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अभी अगर बात करें यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगा तो फिर आप लोगों को डाउट रहेगा, तो फिर कोई मतलब नहीं रह पड़ने का। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर आगे बढ़िए और कॉन्सेप्ट को इस तरीके से करिए ताकि भूलो ना उसको। तो यहां पर बता दिया कि नॉमिनेटेड मेंबर इज नॉट अलाउड, चाहे वो पार्लियामेंट की हो, चाहे असेंबली की हो, चाहे बोथ द हाउसेज ऑफ, यहां पर अगर बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल के हो, ठीक है, इसी के साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली के दिल्ली या पुडुचेरी के, तो मतलब कि नॉमिनेटेड मेंबर अलाउ नहीं है यहां पर, ठीक है। अब एक और छोटा सा एक स्टार लगाकर आप लोग कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। अब कल को चलकर यहां पर ऐसा हो, अगर देखिए कई बार प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, ठीक है, एक तरीके से, तो असेंबली जो है उसको डिसोल्व कर दिया, किसी स्टेट की मान लीजिए असेंबली डिसोल्व कर दी। एक उदाहरण के तौर पर बोलता हूं,
अभी वेस्ट बंगाल के अंदर में काफी उल्टी सीधी घटनाएं देखने को मिली। तो ये बोला गया कि वेस्ट बंगाल की जो बेसिकली एक तरीके से असेंबली है उसको डिसॉल्व कर देते हैं। तो क्या उस टाइम पर अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो तो फिर वहां के मेंबर जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? तो ये क्वेश्चन पूछ ले अगर आप लोगों से तो क्या बोलोगे? जी हां, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है एक तरीके से लोगों के अंदर और उसको बेसिकली डिसॉल्व कर दिया गया। तो जब तक वहां पर चीजें चुनकर नहीं आती है तब तक उनका कोई रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से घुमाकर क्वेश्चन पूछे गए कई बार। अगर पुराने क्वेश्चन देखोगे तो ये सारे वो कॉन्सेप्ट है मैंने इस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रखे हैं ताकि कल को चलकर अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ भाई साहब इलेक्टेड पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड नहीं करेंगे, चाहे वो किसी के एक नहीं किसी भी मंत्री का बेटा और किसी के पापा का छोरा क्यों ना हो, बस यहां पर इलेक्टेड होगा तो ही पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि वो कितना ही बड़ा 30 मार खा क्यों ना हो, जब तक इलेक्टेड नहीं रहेगा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये बातें बिल्कुल क्लियर रखना। ठीक है, आंसर क्या हो गया यहां पर इस तरीके से? तो आंसर हो गया यहां पर इसका सी, यानी कि 1 और 3 सही है और यहां पर ये स्टेटमेंट गलत होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं आप लोगों से, आप लोग इसका आंसर दीजिए। आप लोगों को ये बताना है कि हमारे कंट्री के अंदर में जो राज्य हैं टोटल मिलाकर 28 स्टेट हैं आज के डेट में और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इसमें से कितने राज्य ऐसे हैं बेसिकली यहां पर आप लोग को ये बताना है जिसके अंदर आप लोग को लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। और कहते हैं एक बोलते हैं ना कि मुरमुरे टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर दोगे। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करो इसका, तो आप लोगों को बेसिकली अच्छे से इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इधर पूरा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अभी यहां पर ये आप लोगों ने कई बार सुना, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया कि हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 से लेके 1977 तक। ये आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया। अब इसी के बीच में यहां पर एक संविधान में संशोधन किया गया था जिसको बोलते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था ये 1976 में लाया गया था। इतना तो सबको पता है, पर लेकिन एक बात और याद रखेगा, यहां पर जब ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया इसके बाद में मिनी जो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया 42nd यानी कि 42वां संविधान में संशोधन करके। इसके बाद में फिर कई सारी चीजें और चेंज की गई हमारे देश में। फिर 1978 में जो है बहुत सारी चीजें यहां पर चेंज की गई। फिर यहां पर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ले आया गया जिसने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चेंज किया। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो मुझे लगा कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बोला गया हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो पहला बोला गया वीवी गिरी, दूसरा बोला गया यहां पर फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरा बोला गया नीलम संजीवा रेड्डी और चौथा बोला गया बेसिकली ज्ञान जाल सिंह। ठीक है, तो आप लोग को सही आंसर यहां पर बताना है जिससे कि आप लोग के माइंड में कोई भी डाउट देखने को न मिले। ए बी सी एफ डी, तो सही आंसर बताना है। ठीक है, मैं आप लोग को इस क्वेश्चन के बहाने से सारे प्रेसिडेंट एक बार को बता देता हूं ताकि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी रहे। ठीक है, और अभी प्रेजेंट टाइम पर हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी हैं। तो आने वाले टाइम पर यहां पर अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो उसके बाद में पता चलेगा फिर ऐसे आगे कैसी चीजें हैं। ठीक है, तो आंसर यहां पर इसका क्या हो गया? ये आंसर हो गया इसका बी यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद जी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कल को क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इस तरीके से बताकर चलता हूं ताकि डाउट न देखने को मिले। सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे पहले नंबर के हमारी कंट्री के? उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। खासकर अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, मैंने पॉलिटी में जब आप लोगों को पढ़ाया था तो इनके बारे में कई सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो पॉलिटी जो है वो रिवाइज करते रहिए, कई सारे बच्चे जो है काफी अच्छे से पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं। तो ये हो गया बेसिकली राजेंद्र प्रसाद जी। तो 1950 से लेके यहाँ पर 1962, तो ये इनका टाइम ड्यूरेशन देखने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर बने कौन बने? यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो 1962 से लेकर 1967 यहाँ पर इनका ड्यूरेशन देखने को मिला। जाकिर हुसैन जी जो थे 1967 से लेकर 1969 यानी कि 2 साल रहे। इसके बाद में फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो वीवी गिरी जी। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो पूरा नाम था वो था वराहगिरी वेंकटे जो गिरी। ठीक है, तो यहां पर इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा ये 1969 से लेके 1974। तो यहां पे बेसिकली इनकी जो है ड्यूरेशन खत्म हो गई वीवी गिरी जी की। फिर यहां से आया जिसमें इमरजेंसी का पूरा दौर जिनके द्वारा झेला गया वो थे फखरुद्दीन अली अहमद जी। ये माना जाता है कि यहां पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई प्रेसिडेंट को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। पर लेकिन अगर इंदिरा गांधी जी का आप लोग उस टाइम का स्पीच सुनेंगे तो उनके द्वारा यहां पर यह बोला गया कि प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड कर दी गई है, यानी कि प्रेसिडेंट ने हमारे देश में इमरजेंसी लगा दी है। तो ये शब्द उनके द्वारा वहां पर यूज किए गए। पर इन रियलिटी कई बार ये बोलते हैं कई सारे लोग कि प्रेसिडेंट साहब को पता भी नहीं था इसके बारे में। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अब थोड़े से चेंज किए गए थे उसके अंदर कई सारे। अगर कल को इमरजेंसी लगानी है तो कोई अकेला पर्सन वहां पर डिसीजन नहीं लेगा, अब कैबिनेट शब्द यूज किया गया ताकि कैबिनेट जो है वो डिसीजन ले, ना कि कोई इंडिविजुअल डिसीजन ले ले। ठीक है,
तो कई सारी चीजें चेंज की। देखिए वो कहते हैं ना कि गलतियां कर 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 इंसान सीखता है, तो कई सारी ऐसी कमियां खामियां थी, अब उनको चेंज किया गया, उसके हिसाब से फिर हम लोग चीजों को लेकर आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर थे नीलम संजीवा रेड्डी जी 1977 से लेकर 1982। फिर यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह जी 1982 से लेकर 1987। इसके साथ में फिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 1987 से लेके 1982। यहाँ पर ये देखिए कई सारे आप लोगों ने एक चीजें आप लोग याद रखते हैं, कई बार ऐसी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं जिस तरीके से नहीं एक क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को थोड़ा सा रटना भी नहीं चाहिए, समझना भी है। कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले, कुछ ऐसे इवेंट देखने को मिले। ठीक है, जैसे आप लोगों से पूछ ले हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म कब लाए गए। ठीक है, तो रामास्वामी यहाँ पर वेंकट रमन जी के टाइम पर हमारी कंट्री में ये बेसिकली ये रिफॉर्म लेकर आए गए। तो यहां से अगर आप लोग एक तो यहाँ पर इनका नाम याद रख लीजिए, इमरजेंसी वाले यहाँ पर इनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रख लीजिए। तो कुछ ऐसे इवेंट जो कुछ ऐसे इंसिडेंट अगर देखने को मिले, फिर आगे चलकर एपीजे अब्दुल कलाम सर जी का सबको ही पता रहता है कि हमारी कंट्री के 11वें प्रेसिडेंट बने 2002 से लेकर 2007 तक का, तो इनके बारे में सबको पता रहता है। तो इस तरीके से नए वाले पता है, अभी प्रतिभा देवी पाटिल जी के बारे में पता है सबको, प्रणब जो मुखर्जी जी के बारे में पता है, और रामनाथ कोविंद जी भी प्रेजेंट में है। तो इससे क्या हो गया, इससे हो गया कि आप लोग को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता रहेगा, तो एटलीस्ट क्वेश्चन को आसानी से आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप लोग इस तरीके से, ठीक है, 1992 से लेकर 1997 तक यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा जी रहे, के.आर. नारायण जी रहे 1997 से लेकर 2002 तक का। फिर एपीजे अब्दुल कलाम सर जी आगे यहाँ पर 2002 से लेकर 2007 तक का। प्रतिभा जो देवी जी पाटिल जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सबसे पहली फर्स्ट प्रेसिडेंट फीमेल हमारी कंट्री की कौन थी, वो है प्रतिभा देवी पाटिल जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो 2007 से लेकर 2012 तक आप लोग देखते हैं। और फिर प्रणब मुखर्जी जी यहाँ पर 2012 से 17 और प्रेजेंट टाइम पे रामनाथ कोविंद जी हैं। तो 17 से 22, 2022 में इनका टेन्योर जो है वो पूरा हो रहा है 5 साल का। अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बनेंगे तो वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो न्यूज में रहने वाला है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताया और इसके बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बताई थी। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, और बाकी अगर कोई डाउट होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला पॉलिटी का चैप्टर जाकर आप लोगों को पढ़ना है, सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। डिटेल में वहां पर एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसको आप लोग एक बार देख लेना जरूर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इसीलिए बना रखी है ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इसको लेकर न रहे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो फिर उसको पूछो, अपना किताब उठा के पढ़ो, पर डाउट लेकर साथ में नहीं जाना है। ठीक है, माइंड में क्लियर हो गई बातें। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ता हूं। ये है बेसिकली मैं बेस्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे आते हैं, और खासकर ऐसे उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं जो खासकर स्टेट पीसेस के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या करना है, नॉर्थ से लेके साउथ में आप लोगों को डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है, ये सारी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इनके नाम, इनको नॉर्थ से लेके साउथ में लगाना है, और अगर एक बार को माइंड में क्लियर हो जाएगा तो फिर आसानी से आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। पहले बोला गया रणथंबोर नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा बोला गया यहाँ पर बेसिकली मुकुंद्र हिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुकुंद्र हिल जो आप लोग को देखने को मिलेगा। तीसरा बोला गया यहाँ पर कैला देवी सेंचुरी। चौथा बोला गया यहाँ पर सवाई मानसिंह सेंचुरी। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, अगर मैं बोलूं नॉर्थ से साउथ में आप लोगों को इनको लगाना है। तो सही अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी एफ डी में। फिर से मैं बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़कर, दोनों हाथ साथ साथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लिया करो मेरे दोस्त। उसके बाद में आप लोग फिर इसको अटेम्प्ट करने के बाद में आंसर देखना, लंबे समय तक चीजें याद रख पाओगे। गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, यहां पर गलत कर लो, कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता है। एक बार अटेम्प्ट करो, उसको गलत कर लो, सीख लो और आगे बढ़ो, इस तरीके से चलो। ठीक है, अटेम्प्ट हो गया हो तो आगे चलते हैं। आंसर आप लोगों को बताता हूं ताकि मैप में देखकर आप लोग चीजों को समझ पाओ। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया यहाँ पर सी। इनके सबसे ऊपर आप लोगों को यहाँ पर कैला देवी देखने को मिलेगी पहले नंबर पर। ठीक है, उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो रणथंबोर देखने को मिलेगा दूसरे नंबर पर, सवाई मानसिंह सेंचुरी तीसरे नंबर पर होगी, और मुकुंद्र जो यहाँ पर बेसिकली टाइगर हिल या फिर जो रिजर्व है वो चौथे नंबर पर हो गया। ठीक है, तो सबसे ऊपर कैला देवी, फिर रणथंबोर, फिर सवाई मानसिंह। तो सबसे ऊपर क्या हो गया, कैला देवी। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आप लोगों का पहला देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में फिर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पर ये हो गया रणथंबोर, फिर हो गया सवाई मानसिंह और मुकुंद्र हिल। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो नॉर्थ से साउथ में लगाने के लिए मैंने पूछा था, तो नॉर्थ से साउथ वाइज डायरेक्शन जो है वो आप लोगों को याद रखनी है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये सारी की सारी जो चीजें मैंने आप लोगों से पूछी है ये राजस्थान के अंदर आती है। तो राजस्थान के अंदर अगर स्टेट पीसीएस की भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से चीजें लेकर चलनी है। तो यहाँ पर बेसिक चीजें यहाँ पर आप लोगों से बात करूं, अगर जो मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व है वो न्यूज में था, कोटा राजस्थान के अंदर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1995 में। नेशनल पार्क यहाँ पर मुकुंद्र हिल जो आप लोगों को देखने को मिला, दर्रा नेशनल पार्क 2004 में लोकेटेड है यहाँ पर ईस्टर्न बैंक ऑफ बेसिकली चंबल रिवर। ठीक है, और यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर सिचुएटेड है जो वैली है
पैरेलल टू द यहाँ पर मुकुंदरा और इसी के साथ में गारगोला, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है और कंस्टिट्यूट करते हैं 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा, इसी के साथ में जवाहर सिंह और चंबल। तो ये वो बेसिक और स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो कि अगर आप लोग इस स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर पूछ लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात पूछ ली, आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी डाउट जो है माइंड में रखकर नहीं रखना है, जहां जहां पर भी कोई डाउट हो क्रिस्टल क्लियर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन ऐसा है जो कई बार पूछा जा चुके हैं और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा यहाँ पर ये किताब भी आप लोग पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। यहाँ पर किसके द्वारा लिखी गई है ये आप लोग को बताना है। तो हिंद स्वराज बुक जो है वो रिटर्न किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर महात्मा गांधी जी। सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। फिर से बोलूंगा, एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और उसके बाद में आगे बढ़ना। आप लोगों को भी मजा आएगा सुनने में, आंसर भी, क्योंकि आप लोग एक बार खुद से अटेम्प्ट कर चुके होते हो तो फिर आंसर सुनने में मजा आता है कि अच्छा यहाँ पर मैंने गलती की है, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है चीजों को। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर इसका डी हो गया। महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर 2 किताबें हैं जो कि आप लोगों को कंठस्थ होनी चाहिए। कंठस्थ मतलब बोले तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। पहली यहाँ पर हिंद बेसिकली स्वराज और दूसरी है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। एक बार को ये किताब पढ़ो या ना पढ़ो, अगर जिंदगी में अपने में चेंज लाना चाहते हो तो ये किताब जरूर पढ़ना, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। एक इंसान के द्वारा ऐसी ऐसी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी गई है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा। 30 जनवरी को हम लोग यहाँ पर मार्टर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बेसिक चीजें होगी। बाकी जो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में देखने को मिला। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 1918 में आप लोगों को देखने को मिला। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो 1918 में आप लोगों को देखने को मिला। और इनको याद रखने के लिए एक एक्रोनियम भी मैंने आप लोगों को दिया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, केक। केक का मतलब क्या हो गया, सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद और के ई से यहाँ पर बेसिकली खेड़ा सत्याग्रह। तो इनको आप लोग याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था ये 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिला था। इसीलिए 2 अक्टूबर जो है हम लोग गांधी जयंती के रूप में भी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वो बेसिक चीजें हैं सारी जो कि एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कल को क्वेश्चन बन जाए तो एक बेसिक थीम अगर आप लोगों के पास में, बेसिक थ्योरी अगर आप लोगों के पास में रहेंगी तो यार फिर कोई डाउट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमेशा बेसिक चीजें आप लोगों के अपने बैग में होनी चाहिए ताकि कल को क्वेश्चन बने तो आप लोग कंफ्यूज या न जाए, ठीक है। ये थी बेसिक बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है अच्छे से, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली मिशन इंद्रधनुष के बारे में है। मिशन इंद्रधनुष जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा, तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो कवर की जाती है। और बार बार ये न्यूज में आता है मिशन इंद्रधनुष, क्योंकि यहाँ पर कई सारी बीमारियों को ये कवर करता है। तो आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं आप लोगों को पूरा इसके बारे में, सारी बीमारियों के बारे में एक ओवरव्यू दे दूंगा कि कल को अगर क्वेश्चन में पूछ ले कोई आप लोगों से तो आप लोगों को डाउट न रहे। यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट बोला गया रोटा वायरस, दूसरा बोला गया टिटेनस, तीसरा बोला गया जापानीज इंसेफेलाइटिस, चौथा बोला गया यहाँ पर मिजल रूबेला और पांचवा बोला गया वूपिंग कफ। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी में। ए में बोला गया 1 2 3 4, बी में बोला गया 2 3 4 5, सी बोला गया 1 3 4 5 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है ये आप लोग यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं आप लोग को आंसर बताता हूं। आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर इसका डी, ठीक है। तो डी कैसे हो गया यहाँ पर, ये आप लोग के सामने सारी की सारी जो भी यहाँ पर चीजें हैं, बेसिकली ये 12 बीमारी ऐसी होती हैं जो यहाँ पर कवर की जाती है। किसके अंदर में, यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष के अंदर में। और ये वैक्सीन का काम करता है। वैक्सीन और मेडिसिन में आप लोग को हमेशा डिफरेंस पता होना चाहिए। वैक्सीन क्या होती है, ये प्रिवेंशन का काम करती है। प्रिवेंशन मतलब बीमारी होने से पहले वैक्सीन लगाई जाती है। जैसे कोविड-19 के लिए आप लोग क्या ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, ना कि मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन बोल रहा है तो वो गलत शब्द यूज कर रहा है। आप लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। वैक्सीनेशन मतलब बीमारी होने से पहले अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो वैक्सीन काम करता है प्रिवेंशन का, यानी कि बीमारी होने से पहले आप लोगों को बचाने का काम करेगा, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब होता है बीमारी हो चुकी है, अब ये क्योर का काम करेगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी होने से पहले अपने आप को सुरक्षित रखो, तो ये हो गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए, और कल को कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर करके आप लोगों को चलना है। तो डिप्थीरिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, टेटनस हो गया, पोलियो हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, मेनिंजाइटिस और निमोनिया बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हो गया यहाँ पर इन्फेक्शन, जापानीज इंसेफेलाइटिस हो गया,
रोटा वायरस वैक्सीनेशन अगर बात करें, ठीक है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट, ये वैक्सीन अभी मैंने आप लोगों को बात की थी कुछ दिनों पहले, जो निमोनिया को टैकल करने के लिए अभी यहाँ पर ये उतारी भी गई थी वैक्सीन इससे रिलेटेड, ठीक है। और मिजल रुबेला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर अगर ये बीमारी होती है तो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली बच्चों को कई सारी वैक्सीनेशन दी जाती है, ठीक है, कि हाँ बच्चा इतने महीने का हो गया फिर करा लो। तो गवर्नमेंट ऑफिस नहीं मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी ये इस तरीके के इंजेक्शन वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि एग्जाम में तो देखिए इंपॉर्टेंट ही है, क्वेश्चन बन गया जिसे मैंने अभी आप लोगों से पूछ लिया, आंसर डी हो गया। पर लेकिन अगर ये नॉलेज आप लोगों को पता है ना, अपने आसपास में अगर कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग उनको पूछ सकते हैं कि आप लोगों ने इनको ये वाला इंजेक्शन लगवा दिया, आप लोगों ने ये वाला इनको बेसिकली वैक्सीनेशन करा दिया। तो ये आप लोग एक जागरूक सिटीजन होने का भी यहाँ पर अपना एक तरीके से एक उदाहरण दे सकते हैं कि हाँ ये चीजें हमको पता है, और आप लोग लोगों को भी गाइड कर सकते हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है। देखिए पढ़ाई का मतलब यार मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम क्लियर करना अगर कोई पढ़ रहा है ना, वो पढ़ाई नहीं है, ठीक है। पढ़ाई का मतलब ऐसा है कि आप लोग उसका एप्लीकेशन जानते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट पढ़ लिए, ठीक है, रट लिए, एग्जाम क्लियर हो गया, कहानी खत्म, ऐसा नहीं होता है। आप लोग को इस तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि वो आप लोग की जिंदगी में उतर जाए, क्योंकि तब तक इस दुनिया में रहोगे, देश के अंदर रहोगे, और देश के अंदर रहोगे संविधान रहेगा, फंडामेंटल राइट रहेंगे, तो वो आप लोग की लाइफ का पार्ट बन चुका है। पर लेकिन ये चीजें आप लोग की समझ में नहीं आती है, आप लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है जो चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं हुआ करता, ठीक है। तो कोशिश करो कि इन चीजों को याद रखने की कोशिश करो और उनको प्रैक्टिकल फॉर्म में समझने की भी कोशिश करो। ये आप लोग के लिए बनाई गई चीजें हैं। तो कोई भी स्कीम पढ़ते हो ना, तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नहीं, उसको ये पढ़ो कि कहीं इंप्लीमेंट करनी है, सुनने में भी मजा आएगा और उसकी प्रैक्टिकलिटी समझ पाओगे, तो कोई क्वेश्चन पूछ लेगा इंटरव्यू में भी आंसर भी दे पाओगे। आगे ना समझ में, आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है आप लोगों के लिए, बेसिकली ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में था पर्टिकुलर एरिया, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। बात की जा रही है दाइगो बेसिकली गार्गिया, ठीक है। तो ये एक आइलैंड है, कहां पर ये सिचुएटेड है ये आप लोग को बताना है। बेसिकली मैंने अभी आप लोगों को कई सारी चीजें बताई थी इसके पर्टिकुलर आसपास वाले एरिया में, तो इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन या फिर मेडिटेरेनियन सी। तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है, और खासकर जब कोई एरिया न्यूज में होता है तो उसको मैप में देखना आप लोग का परम कर्तव्य है, वो नहीं कहते धर्म है आप लोग का उसको मैप में देखना, वरना आप लोग अपने जो बेसिकली एग्जाम के साथ में लापरवाही कर रहे हैं, और लापरवाही करने का कोई मतलब बनता नहीं है अगर आप लोग अपनी ड्यूटी को इस तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो काफी डिटेल में इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर से बोलूंगा, आंसर एक बार देकर देख लिया करो, सही होता है सही बात है, गलत होता है कोई बात नहीं है, फिर एक बार अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद में आंसर देखना। ये रिक्वेस्ट रहती है मेरी हमेशा, ये आप लोग जरूर करना। तो आंसर क्या है? आंसर है बी। क्या अचंभा हो गया, इंडियन ओशन, अरे ऐसे कैसे हो गया, हमने तो कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, हमने तो देखा ही नहीं। अभी बताता हूँ दिखाया था नहीं दिखाया था, ठीक है। फिर बोलो क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया। याद है आप लोगों को सीजल्स के बारे में पढ़ाया था डिटेल में, उस टाइम पर बताया था, मैंने कहा यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या है, यूएस बेस टेरिटरी भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दाइगो जो गार्गिस जो अभी आप लोग को दिखाया मैंने, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का बन गया। तो कहां पर है? इंडियन ओशन के अंदर में है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं, कल को चलकर अद्दू के बारे में पूछ लें तो ये फॉर्मर ब्रिटिश बेस यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। मैंने आप लोगों को रियूनियन आइलैंड के बारे में पढ़ाया कितनी बार कि आखिर क्यों फ्रांस परेशान रहता है इंडियन ओशन में, क्यों? क्योंकि उसकी खुद की टेरिटरी यहाँ पर मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर हो गया, ठीक है। लक्षद्वीप जो एरिया हो गया यहाँ पर ये इंडिया का है, क्यों? अरेबियन सी हो गया, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल हो गया, नीचे अंडमान आ गया, ठीक है। हम्बन टोडा कितना न्यूज में है, कल को कोई पूछ ले आप लोगों से। इधर सिंगापुर हो गया, ये सोमालिया हो गया, जिबूती हो गया, यमन ओमान हो गया, उधर जाओगे तो सुएज कैनाल हो गया, इधर आओगे तो ये हमारा पड़ोसी और लंगोटिया यार चाइना हो गया, ठीक है। साउथ चाइना सी हो गया, इतना न्यूज में है, शायद ही कोई इंसान भी न्यूज में होगा, और ये तो जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये भी नहीं पता है तो लेक्चर को बंद कर देना अभी, ठीक है। ये है अपनी प्यारी कंट्री, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर देखो यहाँ पर। तो इसके आसपास वाले रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए। बीइंग ए इंडियन सिटीजन भी आप लोगों को यार पता होनी चाहिए ये चीजें, कम से कम। हाँ ये चीजें यहाँ पर है, पता होगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों की सेहत के लिए भी। कम से कम कल को एग्जाम में क्वेश्चन बने या फिर कोई बच्चा ही पूछने लगे कि सुना है भैया आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हाँ यार कर तो रहे हैं भैया, ये क्वेश्चन तो बताओ जरा, फिर बोलोगे नहीं पता। काहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, छोड़ क्यों नहीं देते जब नहीं पता हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार हो जाती है चीजें, तो उससे पहले ही अपनी जो है वो नहीं कहते हैं पहले पेटी बांध लो शर्मा जी, इससे पहले की दिक्कतें हो जाए। ओके आगे बढ़ता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कल को तो कंफ्यूजन आना नहीं है कि यार क्वेश्चन कहां से आ गया। बात करता हूं एक एक करके। बात क्या की जा रही है पहले आप लोग समझिए। बात की जा रही है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। चार्टर क्या होता है? चार्टर होता है संविधान, जैसे हमारा संविधान है तो किसी भी इस तरीके से इसको चार्टर बोलते हैं कई बार, यहाँ पर जो तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, जिसके बेस पर चीजें आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं।
तो चार्टर इनडायरेक्ट वे में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का संविधान आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है ऑल यूएन मेंबर जो है आर इट्स मेंबर, यानी कि जितने भी यूएन के अंदर मेंबर हैं वो सारे के सारे इसके मेंबर हैं। दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला गया। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ऑल द यूएन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बेसिकली आप लोग को देखने को मिलेगी, ऑल द यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। इस पर्टिकुलर कोड के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने कई बार सुनी है कि ये न्यूज में रहता है, कई सारे केसेस यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर बार बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में सारी क्लैरिटी रहे। तो बोला गया ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। जो सही आंसर देगा उसको चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। और कौन सी चॉकलेट पसंद है आप लोग बता दो, फिर उसी बेस पर मैं चॉकलेट भेजता हूं आप लोगों को। एड्रेस भी सेंड कर देना मुझे, ठीक है, studyloverveer@gmail.com की सर मेरी चॉकलेट भेज देना, मैंने सही आंसर दिया, ठीक है। मतलब अच्छे से आंसर दो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। तो आंसर दिया करो। एक ऐसी क्लास होनी चाहिए कि हाँ दोनों साइड से डिस्कशन चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आया, कहानी सुनाई और चला गया, उसके बाद में कौन था राम, ये पूछो कि सीता कौन था, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आंसर देख लेते हैं, एक एक कर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो, कर लिया ना, आइए आंसर बताता हूं। तो सही आंसर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका आंसर है यहां पर ए का मतलब क्यों है यहां पर ए का ये आंसर, ए आंसर इसलिए है यहां पर इसका सही क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर लेकिन थर्ड स्टेटमेंट ने रायता फैला दी यहां पर। कैसन फैलाया भैया, ऐसन फैलाया क्योंकि इसके अंदर ओनली दो लैंग्वेज है, एक तो है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। इंग्लिश तो कॉमन रहेगी और फ्रेंच यहां पर दूसरी लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, वो है न्यूयॉर्क के अंदर में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। ऐसा कुछ है क्या ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। इट इज द ओनली, ठीक है, नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। जो यूएन के जो ऑर्गन है 6 ऑर्गन, उसमें से अकेला ये है जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। कहां पर है, यहां पर इसकी सीट जो है वो है हेग, नीदरलैंड के अंदर में। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में बन चुका है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है ना, कुछ हटके हो जाता है। आप लोग किसको याद रखते हो यार, इसने हटके काम कर दिया, ठीक है, उसी को याद रखोगे ना, वरना लोग तो सभी करते हैं, ठीक है। वो ये कि एग्जाम किसका निकलता है, इसने कुछ हटके पढ़ाई की है। ये क्वेश्चन मैं सबको बता रहा हूं। अब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जहां भी मैंने जिस भी लोकेशन का नाम लिया है उनको जाकर मैप में देखेंगे और उनके आसपास वाली लोकेशन भी देखेंगे, ठीक है। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे, मैंने एक चीज के बारे में बताया तो उससे रिलेटेड कोई दूसरी चीज भी जाकर देख लेंगे। तो वो होती है असली पढ़ाई, एक ललक चीजों को जानने की। एक ऐसा है उसको डाउट हो रहा है यार इसमें है क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस कहां पर लोकेटेड है, डाउट हो रहा है, चलो छोड़ देते हैं, सर ही बता देंगे यार किसी दिन, और हम क्यों फालतू में टेंशन ले। अरे सर तो बताएंगे भाई, एक बार खुद से देख लो, सर बताएंगे तो फिर रिवीजन हो जाएगा ना, याद रखोगे अच्छे से लंबे समय तक। ऐसा क्यों नहीं देखते भैया। तो ई प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। जब तक ई प्रैक्टिस आप लोग नहीं करोगे तब तक भाई साहब टेंशन में रहोगे। तो आंसर क्या हो गया, आंसर नहीं हो गया। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस जो है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर एक जुडिशियल ऑर्गन है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का, और ये ओरिजिनेट किया गया था 1945 में। चार्टर जो था यूनाइटेड नेशन उसके थ्रू यहाँ पर बनाया गया, 1946 में इंप्लीमेंट किया गया। ऑल द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इसके मेंबर हैं, तो ये इंपोर्टेंट है। जजेस जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंपोर्टेंट है यहाँ पर। इसके अंदर टोटल मिलाकर 15 जज हैं, और देखिए एक बार जज बन गए ना भाई साहब, 9 महीने का नहीं 9 साल का कोटा पूरा हो गया, ठीक है, समझ सकते हैं। तो हमारी कंट्री के एक जज है यहाँ पर, उनका नाम आप लोग को बताना है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है, इसीलिए यहाँ पर सेकंड स्टेट जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो यहाँ पर गलती आ गई। तो स्टेटमेंट कौन कौन सी सही होगी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। तो है ना गजब क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग को अगर क्वेश्चन के थ्रू आप लोग टॉपिक को तैयार कर लोगे तो क्या आप लोगों को लगता है कभी आप लोग एग्जाम में गलत कर पाओगे। तो हमेशा बेसिक थ्योरी को समझो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और फिर आगे बढ़ो। ऐसे तरीके से अगर जिंदगी को जीना स्टार्ट कर दिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, जिसको बोलते हैं IBEF। तो ये किसके अंडर आती है आप लोगों को ये बताना है। किसके अंडर मतलब कौन से मंत्रालय के अंडर आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी। पहला बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दूसरा बोला गया MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तीसरा बोला गया फाइनेंस मिनिस्ट्री, और चौथा बोला गया टेक्सटाइल। सही आंसर क्या यहाँ पर ABCFD, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहां पर इसका सही आंसर है यहाँ पर ए। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन जो है यहाँ पर, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में यहाँ पर आती है। ये बेसिकली इसका एम ये है कि प्रमोट कर सके, क्रिएट कर सके जो एक तरीके से अवेयरनेस, ठीक है, मेड इन इंडिया लेवल के बारे में, कि भारत के अंदर ये प्रोडक्ट बनाया गया तो ये मेड इन इंडिया है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके प्रोडक्ट के या फिर सर्विसेज के बारे में। तो इसके जो स्टेक होल्डर रहते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, वो प्रमोट करते हैं ब्रांड मतलब देखिए कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोग बाहर बेच रहे हो ना ले जाकर, उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया
कि वो हमारे देश के अंदर बना हुआ प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग को उस प्रोडक्ट की इज्जत करनी चाहिए और उसको अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा ए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके मिनिस्टर कौन है, अब ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये थे बेसिक आज के क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इनको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो बताइए। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको अच्छे से एंजॉय आप लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।